सभी को मेरा सुप्रभात। मेरा नाम अर्चना खरे है। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका हूँ। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत का पाठ 3 हिमालय की बेटियाँ, ये एक निबंध है और इस निबंध को लिखने वाले श्री वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन जी हैं। इन्होंने हिमालय की बेटियों के बारे में इस पाठ में बताया है। ठीक है, तो हिमालय को उन्होंने क्या पर्वत के रूप में, हिमालय क्या है? पर्वत है। ठीक है, जिसको कि पिता के रूप में इस पाठ में बताया गया है। अगर हिमालय पर्वत है तो सोचिए जरा कि इनकी बेटियां कौन होंगी। तो आपको पता है ना, हिमालय से बहुत सारी नदियां निकलती, जैसे गंगा और यमुना, सतलज, है ना, ब्रह्मपुत्र, ये सारी नदियां किससे निकलती हैं? पर्वतों से ही तो निकलती हैं। तो जब हिमालय पर्वत है पिता के रूप में, तो इनकी बेटियां किसको बताया गया है? नदियों को। ठीक है, यानी हिमालय को मानव के रूप में बताया गया है, यानी इसका मानवीकरण किया गया है। और इससे निकलने वाली जो नदियां हैं उनका भी मानवीकरण किया गया है। ये सब कवि ने, जो लेखक हैं, उन्होंने एक कल्पना मात्र हिमालय और नदियों को मानव के रूप में कल्पना की गई है। इन दोनों की कल्पना जो है मानव के रूप में की गई है। तो देखिए, हिमालय की बेटियां पाठ में जो हिमालय है, वो बहुत ही, इससे जो निकलने वाली नदियां होती हैं बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई सी लगती हैं। ये जिस संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती हैं। जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं वो ऐसे प्रतीत होती हैं जैसे वो बहुत सभ्य परिवार की महिलाएं हों। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। उनको देखकर हमारे मन में बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा और उनका सम्मान, उनका आदर करने के भाव हमारे मन में जगने लगते थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। लेखक कहते हैं कि जिस तरीके से अगर हमें कोई परेशानी होती है तो हम माँ, दादी, मौसी और मामी की गोद में जाकर बैठ जाते हैं और अपने दुख दूर करते हैं, उसी तरीके से नदियों में भी माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह हैं। जब हम इनमें डुबकियां लगाते हैं तो हमारे जितने भी कष्ट होते हैं, जितनी भी थकावट होती है, वो सब दूर हो जाती है। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थे। मैं हैरान था कि पुरानी यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भाव भंगिमा, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो गया। देखिए, पहले क्या था, जब नदियाँ निकलती थी हिमालय से तो वे एक पतली धार के रूप में निकलती थी, है ना, और आगे जाकर वो बहुत विशाल मैदान में बदल जाती, बहुत विशाल रूप उसका हो जाता था। चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देने लगता था। मगर अब क्या है, नदियों का रूप जो है धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है, धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। वो सिकुड़ती चली जा रही है, सिमटती चली जा रही है नदियाँ, है ना। तो कवि जो कल्पना कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो पहले नदियाँ थी वो खिलखिला कर हंसती हुई आगे की ओर बढ़ती जाती थी, है ना। उनके जो उल्लास था वो खत्म नहीं होता था। मगर अब पता नहीं वो उल्लास उनका कहाँ गायब हो गया है। मैदान में जाकर अब वो धीरे धीरे सिकुड़ने लगी हैं नदियाँ, समिटने लगी हैं। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। कहने का आशय यह है कि अगर हम किसी लड़की को देखते हैं तो उनकी जो कौतूहल है, उनका जो उत्साह होता है, उनका जो कहना चाहिए, क्या उसको नाम दें, उनका जो नटखटपन होता है ना, उसको देखकर आश्चर्य नहीं होता। मगर अगर हम ये हिमालय की बेटियों की बाल लीला को देखते हैं तो हमारा मन बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है, हमारा मन बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है। कहाँ ये भागी जा रही हैं? वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? जब ऊपर से निकलती है तो बहुत रफ्तार से आगे की ओर बढ़ती चली जाती है, रुकती नहीं है, ये लगातार आगे की ओर बढ़ती चली जा रही है। तो कवि लेखक कह रहे हैं कि ये कहाँ भागी जा रही हैं, इनका लक्ष्य क्या है जो इन्हें बेचैन कर रहा है आगे की ओर भगने का। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। कहने का कि हिमालय से निकलती यानी पिता से बिछड़ना, ठीक है, इतना विशाल प्रेम पिता का पा करके भी ये अपने हृदय से तृप्त नहीं है। कौन होगा जो इनकी प्यास बुझा सकेगा, मिटा सकेगा। इसीलिए पिता से के प्रेम से संतुष्ट नहीं है, इसलिए आगे की ओर बढ़ती जा रही हैं। बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों की भरी घाटियाँ, बंधुर आदित्यकाय सरसब्ज
उपत्यकाएं ऐसा देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। जब ये ऊपर से हिमालय से निकलती हैं तो ये बहुत पहाड़, छोटी छोटी पहाड़ियों से मतलब बर्फ़ से होते हुए नीचे आती, मैदान में छोटे छोटे पौधों और घाटियों में मतलब होती हुई ये आगे की ओर जंगलों में देव, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, ये जो जंगल हैं इनसे होती हुई आगे की ओर निकलती हैं। मानो ऐसा लगता है जैसे ये इनसे बात करने का इन्हें मौका मिला हो, किसे? नदियों को। कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी इस नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। कई कई चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। तो कहने का आशय ये है कि हिमालय को उन्होंने मानव के रूप में बताया है, हिमालय को पिता के रूप में बताया है। तो जब पिता की जो बेटियां होती हैं तो पिता उसके लिए बहुत चिंतित होते कि नहीं होते हैं। तो उन्होंने बोला है कि जो ऊपर चोटी में भी जाकर देखो तो वो सिर्फ यही पूछना है, उनका जो विराट मौन है वो इस मौन के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि नदियों का काम है हिमालय से नीचे की ओर बहना, है ना। सभी नदियां हिमालय से नीचे की, पर्वतों से नीचे की ओर आती हैं, मैदान की ओर आती हैं। इसलिए उनको बोला है कि विराट मौन के सिवाय उनके पास कुछ भी नहीं रखा है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये तो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चिनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी छोटी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। मतलब सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये बड़ी नदी हैं। इसके अलावा रावी, सतलुज, व्यास ये जो हैं, जो मतलब उससे सहायक नदियां या छोटी नदियां हैं, ये सब छोटी बड़ी सभी बेटियां मतलब उनके आंखों के सामने झूलने लगती हैं। क्यों? क्योंकि ये सब हिमालय की क्या है? बेटियां। स्वाभाविक बात है, पिता के सामने अगर बेटियां हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है, खुशी होती है, होती कि नहीं होती है। तो हिमालय को पिता बताया और जितनी भी नदियां हैं उन्हें बेटियां बताया है। तो जब वहाँ से निकलती हैं तो वे हिमालय के सामने नाचने लगती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं हैं। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा हो होकर इन दो महानदी के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती हैं। मतलब जो सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी है ये हिमालय से निकलकर सागर की ओर जाती है और वहाँ समाहित हो जाती है। ठीक है, दो महानदी के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित हो जाती है। मतलब ये हिमालय से निकलती है और समुद्र में जाकर गिरती हैं। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। हाथ पकड़ने का श्रेय मिला यानी वो वहाँ पे मिल जाती हैं। ठीक है, तो हिमालय से निकलती हैं दोनों नदियाँ और कहाँ जाके मिल जाती हैं? समुद्र में जाकर मिल जाती हैं। तो समुद्र भी अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता है। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा उनके ख्याल से शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती थीं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत होता है कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। मतलब कहने का वही है, जब वो बेटियां जो है अपने पिता के घर से जब दूसरे घर में जाती तो वो उनका ससुराल हो जाता है, होता है ना। और जिसमें जाकर वो जिसके साथ वो मिलती हैं, मतलब जिसके साथ का विवाह होता है वो उनका दामाद कहलाता है। तो यही इन्होंने मनुष्य के रूप में समुद्र को और हिमालय को बताया है कि हिमालय उनका पिता है और समुद्र उनका दामाद। क्यों? उनकी बेटियां जो हैं नदियाँ, सिंधु और ब्रह्मपुत्र जो नदियां हैं वो कहाँ जाकर गिरती हैं? समुद्र से जाकर मिल जाती हैं। इसलिए हिमालय को ससुर बताया है और समुद्र को दामाद बताया है, क्योंकि बेटी अपने पिता के घर से निकलती है और अपने ससुराल यानी ससुर के घर जाकर रुक जाती है, ससुराल में जाकर बस जाती हैं। तो समुद्र क्या हो गया? उनका दामाद हो गया। कालिदास की बिरही यज्ञ ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी यह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। देखो, नदियों को कुछ लोगों ने माता माना है, कुछ लोगों ने प्रेयसी का। जब आगे गए, जब ये नदियाँ थोड़ा सा और आगे बढ़ी तो कालिदास ने अपनी मतलब बेतवा नदी को, और भी नदियां हैं जिनको उन्होंने प्रेम का प्रतिदान देना समझा है और उन्हें अपने प्रेयसी के रूप में उन्हें माना है। यह बातें इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों
दरअसल जो कोई भी नदियों की पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों से जुदा जुदा शक्लों में देखेगा वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। तो देखिए कालिदास ने उन्हें प्रेयसी के रूप में माना नदियों को। इसी तरीके से प्राचीन जो कवि थे उन्होंने तो नदियों को बहुत सारे नाम दिए हैं, मगर मतलब नए जो लेखक हैं, नए जो कवि हैं, उन्होंने भी उन्हें कई रूपों में माना है। जैसे काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, मतलब पहले हमने उनको बेटियों के रूप में देखा, फिर प्रेयसी के रूप में देखा, फिर अब उनको माता के रूप में हम देखते हैं। तो प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं, बहन का स्थान। ठीक है, तो बहुत से लेखकों ने उनको किस किस रूप में माना है, नदियों को बेटी के रूप में, प्रेयसी के रूप में, लोक माता के रूप में और बहन के रूप में। मतलब इनका बहन का स्थान भी है। कितने कवियों ने इन नदियों को बहन का स्थान दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। थो लिंड तिब्बत की बात है। मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी, सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन और मन ताज़ा हो गया तो लगा मैं गुनगुनाने। देखिए जब हमारी बहुत थकान हो जाती है, हम बहुत निराश हो जाते हैं, तो वहीं पे सतलज नदी के किनारे, मतलब किनारे वो लेखक बैठकर उन्होंने उस पे पानी में पैर डाला और उनकी जितनी भी थकान थी, वो सारी थकान, उनका आलस, सब कुछ उस नदी में पैर डालते बराबर उनका गायब हो गया। प्रगतिशील यानी मतलब आगे की ओर बढ़ती हुई नदी का जल। ठीक है, तो उन्होंने जैसे ही पैर डाला तो उनका जो आलस्य था, शरीर में जितना भी कष्ट था, वो सब क्या हो गया, दूर हो गया। और जब वो उनका कष्ट दूर हो गया तो वो उनके मन में उनके प्रति कविता उन्होंने एक लिख दी। जो उन्होंने वैसे भी आपको पता है जल ही जीवन है ना, क्योंकि जल से ही तो हमारे सारे कार्य मतलब निश्चित होते हैं। जल के द्वारा ही तो हमारा जीवन संभव है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर हमारे यहाँ अधिक मात्रा में जल पाया जाता है ना। इसीलिए जो जल है उससे जितने भी कष्ट है, जितने भी थकान है, वो सब जल में पैर डालने से दूर हो जाती है। तो इसीलिए जब कवि जो लेखक थे, जब उन्होंने सतलज नदी के किनारे बैठकर उसके पानी में अपने पैर को लटकाया तो उनके जितना भी कष्ट था, जितनी भी थकान थी, वो सब दूर हो गई और उनका मन और तन दोनों क्या हो गया, तरोताज़ा हो गया, एकदम फ्रेश हो गया। तो उन्होंने मतलब एक कविता लिख दी, जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। मतलब वो कहते हैं सतलज को क्या बना उन्होंने, बहन। ठीक है, वो बोलते हैं सहे सतलज बहन तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जो लीला है वो बड़े आश्चर्यजनक है। ठीक है, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, मतलब उसको देखकर मेरा मन क्या हो गया, प्रसन्न हो गया, और हमारे मन में जितना भी कष्ट, जितना भी आलस था, वो सब क्या हो गया, गायब हो गया। जाऊँ मैं तुम पर बलिहारी, इसलिए मैं तुम पर निछावर होना चाहता हूँ, मतलब तुम पर समर्पित होना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि तुम्हारे उसमें पैर डालते बराबर हमारे जो अंदर कष्ट था, वो सारा कष्ट क्या हो गया, दूर हो गया। इसलिए तुम्हारी लीला क्या है, अचरज है, तुम्हारी लीला अपरंपार है। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय। देखिए मतलब उन्होंने बोला है कि तुम क्या हो, उसकी बेटी, किसकी, हिमालय की। तो हिमालय कौन है, पर्वत है, और उनकी बेटी सतलज। ठीक है, तो इसलिए किसी भी पिता की अगर बेटी होती है तो उस पिता को हमेशा चिंता रहती है। तो इसलिए बोला है चिंतित पर चुपचाप हिमालय, और बेटियों की चिंता पर हिमालय क्या है, चुपचाप है। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर, जो प्रकृति रूपी नटी है, नटी यानी जो नट खेल करते हैं, ठीक है, उसको बोला है, जो प्रकृति रूपी नटी के द्वारा बनाए गए सुंदर चित्र हैं, जिसकी की तुलना नहीं की जा सकती, जिसकी छटा अनुपम है, जिसकी छाप अद्भुत है। तो ऐसे सतलज नदी को जो इनका जो वर्णन किया है, जो दर्शाया गया है, ऐसी सतलज नदी को हम बार बार क्या करते हैं, नमन करते हैं, उस पर अपने आप को समर्पित करते हैं। तो इस पाठ में आपको समझ में आया, हिमालय और जो नदियां हैं उनका मानवीकरण किया गया है, उनकी जो कल्पना की है वो मनुष्य के रूप में की गई है। जिस तरीके से एक पिता और बेटी का संबंध होता है, उसी तरीके से हिमालय और नदियों का संबंध इसमें बताया गया है। तो आपको समझ में आया। तो इसमें नदियों को कुछ कवियों ने इन्हें माता के रूप में माना है, कुछ ने प्रेयसी के रूप में माना है, कुछ ने बहन के रूप में माना है। तो नदियों का हर जगह अपना अलग नाम
दिया गया है। तो इसको आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा और समझिएगा। धन्यवाद।